आइए स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड at the rate rupees 20 per unit of output is rupees 20 lakhs and contribution is 10 lakhs. At the present level of output, the degree of operating leverage of the company is 2.5. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड कंपनी है जिसके यहाँ पे सेल्स बता के रखी है पर यूनिट कॉस्ट 20 है और जो उसका आउटपुट है रुपीज में दे के रखा है 20 लाख रुपीज यहाँ पे है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन को 10 लाख रुपीज बता दिया गया और ऑपरेटिंग लेवरेज अपन को 2.5 का बोल रहे हैं। दी कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर 1 लाख। अपन को बता दिया गया यहाँ पे कि कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है कंपनी के पास में और इक्विटी शेयर है, वो भी कितने इक्विटी शेयर इनके पास? 1 लाख इक्विटी शेयर है। मतलब इनका नंबर दे के रखे, मतलब 1 लाख अपने इक्विटी शेयर हैं। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 50% एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज 16%। अपन को इनकम टैक्स का जो रेट है 50% बताया है यहाँ पे और जो अपनी डेप्ट है वो 16% के हिसाब से यहाँ पे है। Calculate the EPS at the sales revenue of rupees 20 lakh and amount of debt capital of company if a 20% decline in sales will wipe out EPS। अपन को क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अपन को कैलकुलेट करना है EPS। अपन को इस प्रेजेंट लेवल पे मतलब जो 20 लाख की अपन को सेल्स बताई थी ना, उस पर अपन को यहाँ पे EPS कैलकुलेट करना है और अपन को क्या कैलकुलेट करना है? जो भी डेप्ट का अमाउंट है वो भी कैलकुलेट करना है। एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने और बता दी गई है यहाँ पे कि अगर 20% डिक्लाइन होता है सेल्स में, अगर अपन जो सेल्स है 25 से कम करते हैं तो अपना जो ईपीएस है कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? सेल्स वाइप आउट ईपीएस। मतलब अगर 25% डिक्लाइन करते हैं सेल्स में तो अपना यहाँ पे मतलब 100% रिडक्शन हो जाता है अपना किसमें? ईपीएस में। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। आइए करते हैं। सिर्फ ए वाला ही पॉइंट है जो अपना वाइप आउट हो रहा है यहाँ पे, क्या? ईपीएस, वही समझने वाला पॉइंट है तो अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखिए अपना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा अपना 5th का। ठीक है, तो सेल्स दे के रखी अपन को कितने की? 20 लाख रुपीज की माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो अपना क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए अपन एक कैसे निकाल सकता है अपना यहाँ पे? और क्या बोला है यहाँ पे? कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख रुपीज अपन को दे के रखा है तो यहाँ से अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है इसका बैलेंस वगैरह आ जाएगा 10 लाख रुपीज, है ना, क्योंकि माइनस होगी तो बैलेंसिंग। फिर माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो अपना यहाँ से ईवीआईटी निकल के आ जाएगा। लेकिन ईवीआईटी तो अपन को यहाँ पे दे के नहीं रखा है ना, कहीं पे भी क्वेश्चन में ईवीआईटी नहीं दे के रखा था, लेकिन अपन को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज दे के रखा था 2.5, तो अपना क्या ईवीआईटी अपन निकाल लेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दे के रखा था तो क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। 2.5 ये दे के रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन को पता है कि अपना 10 लाख है और ईवीआईटी अपन यहाँ से निकाल लेंगे तो ईवीआईटी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 10 लाख डिवाइड बाई 2.5 तो हो जाएगा ये 4 लाख, है ना। तो ईवीआईटी अपन को 4 लाख यहाँ पता चल गया। अब माइनस क्या कर देंगे? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? अन्य बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे टैक्स तो कितना था? एट द 50%। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा अपना? अर्निंग आफ्टर टैक्स, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो इससे आ जाएगा अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड बाय कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो यहाँ से अपना ईपीएस निकल के आ जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या है? अपन को सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देके रखी थी और भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देके रखी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन और देके रखी थी अपन को। कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन? ए वाली, कि अगर अपन 25% डिक्लाइन करते हैं सेल्स में, 25% करते डिक्लाइन सेल्स में तो अपना जो ईपीएस वाइप आउट हो जाता है। तो अपन को अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला फॉर्मूला? कि जो भी कंबाइन लेवरेज होता है
तो उस कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो अपन को और चीजें निकल के यहाँ से आ जाएंगी, है ना। देखिए कंबाइंड लेवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ईपीएस में कितना चेंज हो रहा है, मैंने बताया था कि वाइप आउट हो रहा है, मतलब 100% जितना भी था जीरो हो रहा है, तो मतलब 100% चेंज हो रहा है ईपीएस में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100%, और सेल्स में कितना हो रहा है 25% से रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 25% आ जाएगा। तो कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 4, है ना। अब कंबाइंड लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड लेवरेज का, यहाँ पे हो जाएगा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी और ईवीआईटी अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा ईवीआईटी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा अपना देखो या तो अपन ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज से भी निकाल सकते हैं, और अगर जो उनका दूसरा फॉर्मूला रहता है उससे भी अपन निकाल सकते हैं ना। तो इसका हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईवीटी, है ना। तो कंबाइंड लेवरेज अपना 4 आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन को पता है कितना है 10 लाख है, तो यहाँ से ईवीटी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 10 लाख को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर 2.5 लाख अपना निकल के आ जाएगा। तो ईवीटी कितना आ गया यहाँ पे 2.5 लाख निकल के आ गया। ए भी फिक्स कॉस्ट है, अपनी यहाँ बैलेंस पे निकल के आ जाएगी 6 लाख, और ए भी अपना बैलेंस पे निकल के आ गया, कितना आ जाएगा 4 लाख माइनस 2.5 लाख, तो यहाँ से अपना 1.5 लाख ए भी अपना बैलेंस पे निकल के आ जाएगा। टैक्स अपन को पता है 50%, तो 1,25,000, तो ये भी अपना 1,25,000 यहाँ पे बचेगा। प्रेफरेंस पीरियड कुछ है नहीं, तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे 1 लाख, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1.25 निकल के आ जाएगा। तो ये अपना ईपीएस निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया ईपीएस 1.25। लेकिन एक चीज अपन को और बोली थी क्वेश्चन में, क्या निकालना था अपन को, अमाउंट ऑफ डेब्ट यहाँ पे निकालना था, है ना। तो एक काम कर देते हैं, इसको अपन ले जाते हैं नीचे, ठीक है। इसको आप वर्किंग नोट का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना वर्किंग नोट नंबर 1, और ये हो जाएगा अपना वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो ईपीएस अपन का निकल के आ गया, अपन को क्या क्या निकालना है बी में, ये अपन ए मान सकते हैं, ये अपन ने ईपीएस निकाल लिया, इसमें बी में क्या निकालना है अमाउंट ऑफ डेब्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जो भी डेब्ट रहती है, डेब्ट पे अपन क्या लगाते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट अपन को पता है कितना है, इंटरेस्ट अपन ने निकाला था बैलेंस फिगर 1.5 लाख रुपए, डेब्ट अपन को पता नहीं है, और इंटरेस्ट रेट अपन को जरूर पता है। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में देके रखा था, कितना था इंटरेस्ट रेट, ये था अपना 16%, तो हो जाएगा यहाँ से 16%, तो 1,50,000 डिवाइड बाय यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 16% इक्वल टू डेप्थ, तो डेप्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 16%, तो कितना आ जाएगा 9,37,500। यहाँ से अपनी डेप्ट भी निकल के आ गई। ईपीएस कितना है 1.25, और जो अपनी यहाँ पर डेप्ट निकल के आई वो आई 9,37,500, है ना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपन एक फॉर्मेट बना लेना, फिर बाकी चीजें अपन को बैलेंस वगैरह मिल जाएंगी। बस यहाँ पे अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को यहाँ पे ईवीआईटी निकालना पड़ेगा जहाँ पे अटकेंगे, और दूसरे नंबर अपन को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज निकालना पड़ेगा। फिर कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से अपन को ईबीटी निकल के आ जाएगा, तो बाकी सब बैलेंस फिगर में आ जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ डेब्ट, इससे अपना डेब्ट निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, टफ नहीं था, इजी था, मतलब थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत थी, कहाँ पे इस वाली चीज में, कि यहाँ पे जो ईपीएस में चेंज हो रहा है 100% का चेंज यहाँ पे हो रहा है, तो समझ में आ जाता है, ठीक है।
ओके, तो अपना यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए बेटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। अपन को कुछ यहाँ पे बैलेंस शीट दे के रखी है ना, और इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे दे के रखा है। इक्विटी कैपिटल दे के रखी है 8 लाख रुपीज की, डेब्ट दे के रखा है 10% 6 लाख का, रिटेन अर्निंग 3,50,000, करंट लाइबिलिटी 1,50,000, तो यहाँ पे टोटल 90 लाख हो रहा है। कुछ नेट फिक्स एसेट दे के रखी 10 लाख की, और करंट एसेट 9 लाख की यहाँ पे दे के रखी है ना। आगे चलते हैं। देखिए सेल्स दे के रखी है अपन को 3,40,000 की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें अपना डेप्रीसिएशन में इंक्लूड है 60,000 का है ना, तो टोटल 1,20,000 की। ईबीआईटी दे के रखा है 2,20,000 का, इंटरेस्ट 60,000 का, ईबीटी दे के रखा है 1,60,000 का, टैक्स दे के रखा है 56,000 का, और नेट अर्निंग मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन को 1,04,000 का दे के रखा है। मतलब नॉर्मल सर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आगे पढ़ते हैं। देखिए determine the degree of operating, financial and combined leverages at the current sales level if all operating expenses other than depreciation are variable cost। क्या कह रहा है अपन को, क्या डिटरमाइन करना है, अपन को तीनों लेवरेज निकालने यहाँ पे, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज यहाँ पे निकालने करंट सेल्स लेवल पे। सर अपन से क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब सर जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे है, डेप्रिसिएशन एक कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है ना। बाकी सब यहाँ पे क्या है, बाकी सब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है। तो 1 लाख मतलब जो अपनी 1,20,000 की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी अपनी डेप्रिसिएशन हो जाएगी 60,000, तो माइनस कर देंगे 60,000, तो जितनी बचेगी वो अपनी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो कितनी बचेगी यहाँ पे बचेगी 2,20,000 माइनस 60,000, तो 1,60,000 रुपए की यहाँ पे अपनी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे बचेगी। ठीक है, ओके। तो अपन को तीनों लेवरेज से निकल आएंगे। फिर एक काम करते हैं, पहले अपन पहला पॉइंट ए पॉइंट कर लेते हैं, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, बाद में अपन बी पॉइंट भी यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, आइए। तो ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन नंबर, ये हो जाएगा अपना 6 है ना। रीड करिए एक बार क्वेश्चन को जल्दी। अच्छे से पढ़ाई करिए सब, क्योंकि आपको पता ही कि मतलब सी का रिजल्ट कितना आता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर जैसे 100% बच्चे पेपर देते हैं तो 15 to 20% रिजल्ट आता है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ाई अपन को यहाँ पे करनी है ना। देखिए दो ही तरीके होते हैं पढ़ाई करने के, या तो अच्छे से करो या फिर बिल्कुल मत करो, क्योंकि आधे अधूरे में तो सी में ही समझना फेल ही, आधे अधूरे में कुछ नहीं होता है ना। इसलिए अगर अपन को पढ़ाई करनी है तो बहुत अच्छे मतलब अच्छे तरीके से करें कि मतलब अपन को रिजल्ट समझ में आए। नहीं तो आधी अधूरी पढ़ाई करते फिर अपन मतलब सोचते हैं कि अपन ने कहाँ गलती कर दी। ये गलती होती है कि अपन अपना पूरा 100% एफर्ट नहीं देते हैं ना। तो वही है, या तो करो या फिर उसको बिल्कुल ही मत करो, है ना। अगर पढ़ाई करनी है तो बहुत अच्छे से मतलब दिल लगा के पढ़ाई करो, इससे अपना रिजल्ट अपना सक्सेसफुल आए, है ना। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि अगर रिजल्ट 20% आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि 20% बच्चों ने ही से पढ़ाई करिए। ये मान के चलिए सीए में कम से कम 80% बच्चे तो बिल्कुल मतलब हार्ड वर्क करके ही पेपर देते हैं, है ना। इसलिए अपन को क्या करना है, अपनी कहीं कमी नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल 100% दे कि अपना जो अपन को उन 80% बच्चों में नहीं आया, अपन उन 20% बच्चों में जिनका रिजल्ट सक्सेसफुल आता है अपन उनमें ही आए, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं अभी उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको अभी अटेम्प्ट लग चुके हैं, कि जो मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, और मतलब भगवान ना करे आप हुए हो, लेकिन अगर आप हुए होंगे तो आपको पता होगा कि बच्चे बाउंड्री पे ही फेल होते हैं। जैसे 150 पे पास होते हैं, मान के चलिए 140 पे फेल हो रहा है, 142 पे, 145 पे, ऐसे बच्चे फेल हो जाते हैं ना। तो इसका क्या कारण है कि अपन अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते। 100% एफर्ट सिर्फ अपना यहाँ पे पढ़ाई करने में नहीं, जब अपन एग्जाम देने जाते हैं तब भी अपन कोई बात यहाँ पे ध्यान रखनी है ना। कई बार अपन सोचते हैं ठीक है चलो जाने थे, नहीं जाने थे, ऐसे कैसे, क्योंकि कई बार अपन 2-5 मार्क्स से ही फेल हो जाते, इसलिए अपन को पूरा 100% एफर्ट अपन को देना है ना, अच्छे से पढ़ाई भी करना है और अच्छे से अपन को एग्जाम भी देने हैं। ठीक है, ये होप सो आपको समझ में आई होगी बात।
तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सेल्स सबसे पहले, तो सेल्स कितनी दे के रखी थी? सेल दे के रखी थी अपन को 3,40,000 रुपए। माइनस हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये दे के रखी थी अपन को 2 लाख, सॉरी अपन को 1,20,000 दे के रखी थी, जिसमें से मैंने सॉरी जब मैं करा रहा था क्वेश्चन तो इसमें 2,20,000 में से माइनस कर दी थी, अपन को 1,20,000 में से माइनस यहाँ पे करनी थी, है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपनी 1,20,000 है, इसमें से 60,000 अपनी फिक्स कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बची सिर्फ अपनी 60,000 रुपए, है ना। तो ये हो जाएगी अपनी 60,000 रुपए, माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा अपना यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये बचेगी अपनी 2,80,000 रुपए माइनस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितनी अपनी 60,000 रुपए जो डेप्रिसिएशन था। अगर आप चाहें तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन वाली है, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपना, यहाँ से बचेगा अपनी EBIT, तो यहाँ से बचेगा 2,20,000 रुपए, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी कितना था अपना 60,000 रुपए, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना अर्निंग बिफोर टैक्स, तो यह जाएगा अपना 1,60,000 रुपए, माइनस कर देंगे यहाँ से टैक्स, तो टैक्स कितना था, टैक्स यहाँ पे रेट नहीं देके रखा है ना, तो उससे अपन रेट निकाल सकते हैं 56,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो अपने यहाँ पे 35% का टैक्स रेट आ गया। खैर उससे मतलब नहीं है टैक्स रेट से, लेकिन ठीक है फिर भी अपन ने निकाल लिया, वही सेम आ जाएगा 85%, तो आ जाएगा 56,000। तो इससे क्या आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो 1,60,000 माइनस 56,000, तो शायद 1,04,000 बचेगा, है ना, 1,04,000। तो प्रेफरेंस डिविडेंड दे के नहीं रखा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 1,04,000 डिवाइड बाई क्या कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने देके रखे थे यहाँ पे, ये देके रखे थे 8 लाख की अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 80,000 अपने इक्विटी शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपना EPS भी निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाई 80,000 तो 1.30, ठीक है। अपन क्या निकालना था, तीनों लेवरेज अपन को यहाँ से निकालने थे, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग लेवरेजेस, तो क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EDIT, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था अपना, कॉन्ट्रीब्यूशन था अपना 2,80,000 और ये था अपना 2,20,000, तो 2,80,000 डिवाइड बाय 2,20,000 तो कितना आ जाएगा 1.27 निकल के आ जाएगा। अब फाइनेंशियल लेवरेजेस तो क्या होता है EBIT अपॉन EVT, तो EBIT अपना 2,20,000 है और EVT कितना है अपना, EVT निकला 1,60,000 रुपए, कितना आ जाएगा 2,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000, कितना आ जाएगा 1.375, है ना। अब कंबाइंड लेवरेजेस, तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है और फाइनेंशियल लेवरेज उसका अपन इंटू करके भी निकाल सकते हैं और चाहे तो अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपना कितना है 2,80,000 रुपए, EBT है अपनी 1,60,000 रुपए, तो 2,80,000 डिवाइड बाय 1,60,000 कितना 1.75, है ना। तीनों लेवरेज अपन ने निकाल लिए, है ना। सेकंड पॉइंट पढ़े हम, देखिए सेकंड पॉइंट पे क्या बोलता है इफ दी टोटल एसेट रिमेन एट द सेम लेवल, मतलब जो भी अपनी टोटल एसेट है सेम लेवल पे है अपना सेम, बट सेल्स इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%, कंप्यूट दी अर्निंग पर शेयर एट द न्यू सेल्स लेवल। तो अपन को क्या करना है कि बोल रहा है कि जो अपना टोटल एसेट है वो अपनी सेम रहती है और जो अपना क्या है जो अपना यहाँ पे सेल्स है एक बार इंक्रीज हो जाती है 20% से और एक बार डिक्रीज हो जाती है 20% से, तो अपन को वहां से EPS निकालना है ना, ठीक है। कोई
सरल ही है, ज्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं, इसको ही अपन यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे कर दें, ठीक है। हाँ देख हुआ यार ये तो, एक मिनट को पूरा करने दो। एक किया था, पूरा क्यों नहीं हुआ? कोई बात नहीं, फिर से करेंगे अपन। अब हो गया पूरा, है ना? तो देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे, एक बार इंक्रीज हो रही थी, डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं अभी। देखिए अभी इंक्रीज हो रही थी एक बार 20% से सेल्स, सेल्स इंक्रीज बाय 20% और डिक्रीज बाय 20%, है ना? तो सेल्स करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो 3,40,000 प्लस 20% तो कितना हो रहा है, 4,08,000। और फिर अपना वेरिएबल कॉस्ट भी, मतलब सेल्स भी वेरिएबल होती है और फिक्स, मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो है वेरिएबल। तो अगर जैसे सेल्स अगर 20% से अप हो रही है तो अपना वेरिएबल कॉस्ट भी अपनी कितनी 20% से अप यहाँ पे हो जाएगा। तो 60% प्लस 20% तो यहाँ हो जाएगा 72,000, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4,08,000 माइनस 72,000 तो हो जाएगा 3,36,000। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, तो कितनी हो जाएगी, 60,000। तो माइनस 60,000 हो जाएगी 2,76,000। अपना इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, 60,000 का इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होगा। तो माइनस 60,000 तो हो जाएगा 2,16,000। टैक्स अपना 35% है, यहाँ पे अपना जो रेट निकाला था वो काम में आ जाएगा अपना। तो 2,16,000 इंटू 35% तो कितना आ रहा है, 75,600। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा अपना 1,40,400। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं, तो 1,40,400 ही हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और डिवाइड बाय कर देंगे इक्विटी शेयर से, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 80,000 तो यहाँ पर जाएगा 1.755। ठीक है, तो यहाँ पे ईपीएस कितना आ गया अपना, 1.755 यहाँ पे आ गया, है ना? अब अगर डिक्रीज करते हैं सेल्स, अगर अपना कितने 20% से, 3,40,000 माइनस 20% तो 2,72,000। यहाँ पे अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी अपने कितने से कम होगी, 20%, तो 60,000 माइनस 20% तो यहाँ पे हो जाएगी अपनी 48,000। तो 2,72,000 माइनस 2,72,000 माइनस 48,000 तो 2,24,000 माइनस 60,000। फिक्स कॉस्ट तो अपनी सेम रहेगी, तो माइनस 60,000 तो कितना आ रहा है, 1,64,000। इंटरेस्ट भी अपना सेम रहेगा, तो यहाँ पे बचेगा अपना 1,04,000। फिर 35% टैक्स हो जाएगा अपना, तो 1,04,000 इंटू 35% तो 36,400 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 67,600 जीरो। तो यहाँ पे भी 67,600 आ जाएगा, यहाँ पे अपना 80,000। डिवाइड कर देंगे इतने से, डिवाइड बाय 80,000 अपनी इक्विटी शेयर तो कितना आ जाएगा, 0.845, है ना? ये अपना यहाँ पे ईपीएस आ जाएगा, है ना? ये तो एक तरीका हुआ इसका निकालने का, इसका दूसरा तरीका भी अपन निकाल सकते हैं ना। आपका यहाँ पे नहीं तो डाउट रहेगा कि सर, मतलब यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, जो अपने इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था कि अगर अपना सेल्स में चेंज है और ईपीएस में चेंज है तो उससे भी अपन निकाल सकते हैं, तो हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कंबाइंड लेवरेज अपन को पता है, बता दे रहा हूँ कैसे। देखिए कंबाइंड लेवरेज अपन को पता है, तो कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो कंबाइंड लेवरेज अपना कितना है, 1.75, 1.75।
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस यहाँ से निकाल सकते हैं। ये अपन कितना 20% से बढ़ रहा था, तो 1.75 इंटू 20%, तो कितना 35% यहाँ पे हो रहा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो ईपीएस कितना था अपना, ईपीएस था अपना यहाँ पे निकल के आया तो 1.30। तो यहाँ पे 1.30 में प्लस करना 35%, तो 1.30 प्लस 35%, तो 1.755 यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ पर पहले आप न्यू भी निकाल सकते हैं, फिर ओल्ड ऐड कर देना। मैंने डायरेक्ट इसमें जो अपना ओल्ड था उसमें न्यू ऐड कर दिया, तो अपना 1.775 यहाँ पे आ गया है ना। सेम ऐसे ही किस में करेंगे, इस वाले केस में अगर अपना कम हो रहा है कितने से 20% से, यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हो जाएगा अपना 1.75 परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो 20% से यहाँ पे डाउन हो रहा था, है ना। तो 35% से क्या हो रहा है, डाउन। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, तो 1 पॉइंट यहाँ पे डाउन हो रहा है ना, 1.30 माइनस 35%, तो 1.30 माइनस अपना 35%, तो कितना आ रहा है 0.845, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सेम अपना यहाँ 1.75 और 0.845, 1.755 और 0.845, है ना। दोनों तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप कर देना, है ना। तो कुछ नहीं था, सिंपल ही था यहाँ पे इस वाले और क्वेश्चन में, तो और कुछ यहाँ पे नहीं था। अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर लेना, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आप बाकी आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहां जाके भी आप नोट कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन 6 है अपना, सॉरी ये अपना क्वेश्चन 7 था, सॉरी एक क्वेश्चन 6 ही है अपना, ये 6 है अपना, और क्वेश्चन 5 ये रहा, क्वेश्चन 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए सिंपल ही है, ज्यादा इसमें मतलब अपन को जो क्वेश्चन नंबर 7 है टफ नहीं, बिल्कुल इजी, सिर्फ एक पॉइंट है वही समझना है, बाकी इजी है ना। आइए एक बार अपन रीड कर लेते हैं। A company had the following balance sheet at the end of the current financial year। अपन को बैलेंस शीट दे के रखी है कंपनी की, जिसमें एक साइड लायबिलिटी दे के रखी है, एक साइड एसेट अपन को दे के रखी है। अमाउंट जो दे के रखा है वो करोड़ में है, ठीक है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल देके रखी है अपने लिए कितनी 5 करोड़। अपन को बताया गया यहाँ पे कि जो 50 लाख इनके शेयर है और ईच कितने का है 10 का यहाँ पे है। रिजर्व एंड सरप्लस देके रखा है 1 करोड़ का, 15% डिवेंचर देके रखा है करंट लायबिलिटी, और फिक्स असेट देके रखा है नेट में वो भी 12.5, करंट असेट 7.5 करोड़। टोटल कितना हो रहा है, टोटल लायबिलिटी 20 करोड़ है और अपनी असेट भी उतनी ही होगी, है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कुछ, जिसमें अपन को फिक्स कॉस्ट पर एनम दे के रखी है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना। एक बात याद रखना है, इन्होंने बोला एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इसमें अपना इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है ना। कितनी दे के रखी है 4 करोड़। फिर वेरिएबल कॉस्ट 65% बता दिया गया है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को मतलब 65% बताया, मतलब जो सेल्स है उसका 65%, है ना। फिर टोटल असेट टर्नओवर रेशियो अपन को दे के रखा है, मतलब इसका कुछ यहाँ पे मतलब होगा, काम में आएगा आगे। इनकम टैक्स रेट 30% दे के रखा है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट दी फॉलोइंग एंड कमेंट, अपन को क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है और इस पर कमेंट भी करना है। क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, ईपीएस कैलकुलेट करना है, फिर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड तीनों लेवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं ना। आइए करते हैं, ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन नंबर कौन सा 7th वाला, राइट 7th ही है ना। हाँ देखिए ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन 6। तो देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखिए क्या क्या देके रखा है। देखिए अगर देखिए वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो देके रखा है। फिर अपन को अगर अपन को सेल्स पता चल जाए ना, सेल्स नहीं पता, अगर सेल्स पता चल जाए तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो देके रखा है, उससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट देके रखी है तो उससे अपना ईबीआईटी आ जाएगा, है ना। फिर इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट से निकाल नहीं अपना, तो मतलब अपन का सेल्स ही, मतलब अगर सेल्स निकल के आ जाता है तो बाकी चीजें अपनी स्टेप बाय स्टेप निकल के आ जाएंगी। तो सेल्स निकालने के लिए देखिए अपन क्या यूज करेंगे, ये देख के रखा है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। इसका ये वाला फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा होगा, जो अपन ने रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, वहां पे पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का टर्नओवर अपॉन टोटल असेट, है ना। तो टोटल असेट तो अपन को पता है, टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 है और टोटल एसेट अपन को 20 यहाँ पे देके रखिए, तो उससे अपना टर्नओवर निकल के आ जाएगा। बस यही पॉइंट था, बाकी बिल्कुल सिंपल है ना। करें
आइए स्टार्ट करते हैं। तो या तो आप ऐसा का वर्किंग नोट भी बना सकते हैं इसका, या फिर मेन कॉस्ट सॉल्यूशन में ही कर सकते हैं ना। जैसे टोटल असेट टर्नओवर, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टर्नओवर अपॉन टोटल असेट। तो ये अपन को 2.5 दे के रखा है, टर्नओवर तो अपन को निकालना ही है, और टोटल एसेट अपन को 20 करोड़ यहाँ पे दे के रखा था। ये 20 करोड़, तो टर्नओवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 इंटू 2.5, तो यहाँ पे 50 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस सिंपल ही अपना टर्नओवर मतलब सेल्स है ना, तो स्टेटमेंट बना लेंगे। सेल्स हो जाएगा अपना यहाँ पे 50 करोड़ माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना था अपना 65% था, तो 50 इंटू 65%, तो कितना हो गया 32.5 करोड़। तो इस अपना क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.5। अब इसमें फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो फिक्स कॉस्ट 4 करोड़ थी, ये 4 करोड़। ठीक है, माइनस कर दो, ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.5। ये क्या आ गया, ये आ गया अपना EBIT। माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इंटरेस्ट कितना है, डेब्ट दे के रखी थी 15% डिवेंचर, ये 10 करोड़ का है, तो ये हो जाएगा 1.5 करोड़, है ना, ये हो जाएगा 1.5 करोड़। तो ये बचेगा अपना 12 करोड़, माइनस क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। टैक्स कितने परसेंट से था, टैक्स है अपना 30% से, तो 12 का 30% तो हो जाएगा अपना 3.6 करोड़। ये भी माइनस कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो 8.4 करोड़। माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि है नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये हो जाएगा 8.4 करोड़, है ना। तो अपन को या तो डायरेक्ट यहीं पे ईपीएस निकाल दीजिए, या फिर क्या करिए कि मतलब पहले अपना ऑपरेटिंग मतलब जो भी लेवरेज है, मतलब तीनों लेवरेज वो कैलकुलेट करिए, डी पॉइंट में अपन क्या करेंगे, ईपीएस यहाँ पे निकाल देंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अपना 17.5 करोड़, और EBIT कितना है अपना, EBIT 13.5 करोड़। तो 17.5 डिवाइड बाई 13.5, तो कितना आ रहा है 1.29, या फिर 1 पॉइंट इसको राउंड ऑफ करके 30 भी कर सकते हैं ना। फिर सेकंड में निकाल लेते हैं, बी पॉइंट में एक पेज अपन ऐड कर ले रहे हैं, तो बी पॉइंट में निकलेगा फाइनेंशियल लेवरेज, तो क्या हो जाएगा, EBIT डिवाइड बाई EBT। EBIT कितना है 13.5, और EBT कितना निकाला अपन ने, EBT निकाला 12, तो कितना आ जाएगा ये 13.5 डिवाइड बाई 12, तो हो जाएगा 1.125। अब क्या निकालना है, कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज क्या हो जाएगा अपना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, या फिर डायरेक्ट इनका इंटू करके भी निकाल सकते हैं, दोनों लेवरेज का, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का, EBT है सॉरी। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन 17.5, और EBT अपना 12, तो 17.5 डिवाइड बाय 12, तो कितना जाएगा 1.46, है ना। अगर इंटू भी करेंगे इनका 1.30 इंटू 1.125, तो भी अपना 1.4625 यहाँ पे आएगा, है ना। अपन ने यहाँ पे तीनों डिवरेज निकाल लिया। अब क्या निकालना है अपन को, EPS। शायद फर्स्ट वाले पॉइंट में EPS निकालना था,
है ना। तो कुछ नहीं, इसको अपन क्या करेंगे, पॉइंट चेंज कर देंगे बस, बाकी तो अपना सब सेम ही है। एक मिनट, इसको ओपन करेंगे। थोड़ा नीचे, बस इतने में हो जाएगा, है ना। बस इसको ओपन कर देंगे बी, इसको कर देंगे सी, और ये हो जाएगा अपना डी, है ना। बस ईपीएस कैसे निकलेगा, ईपीएस इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर। तो 8.4 करोड़ है, और इक्विटी शेयर कितने हैं अपने, इक्विटी शेयर इन्होंने बताया 50 लाख। तो ये करोड़ में है, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 1 करोड़ में, है ना। तो 0.50 करोड़, तो कितना जाएगा 8.4 डिवाइड बाई 0.5, जीरो तो आ जाएगा 16.8। ये अपना क्या ईपीएस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, ये अपना कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। मतलब इजी था, ज्यादा टफ यहाँ पे नहीं था, है ना। तो अपना यहाँ पे क्या हो गया, अपन ने यहाँ पे कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 और कर लें, आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, 7, वन करना है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 9, ठीक है। स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन 8। जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 करा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 करा है ना अपन ने, यकीन मानिए ये इतना मतलब ज्यादा कुछ है इसमें था ही नहीं। 10 नंबर का ओल्ड कोर्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये मतलब ये बात बिल्कुल हल्के में मत लेना कि मतलब क्वेश्चन बहुत सरल है तो ये आ नहीं सकता है। सरल से सरल और कठिन से कठिन आई से कुछ भी कर सकता है, सरल से सरल चीज ही पूछ सकता है और कठिन से कठिन भी। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एक बार अपने ओल्ड कोर्स में 10 मार्क्स का आ गया था, है ना। तो अपन को अच्छे से यहाँ पे करना है। एग्जैक्ट मुझे अटेम्प्ट याद नहीं है कौन सा अटेम्प्ट था, लेकिन मुझे ये जरूर पता है ये वाला आया था, है ना। इसलिए अपन को अच्छे से यहाँ पे करना है। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसलिए अपन को इसको ध्यान से करना है, ठीक है। आइए करें, देखिए, कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। अपन को तीनों लेवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड 2 एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी, है ना। तो कह रहा है अपन को तीनों लेवरेज कैलकुलेट करने हैं सिचुएशन 1 एंड 2 में और फाइनेंशियल प्लान ए और बी में। आप कहोगे सर भाई क्या है सिचुएशन ए, मतलब सिचुएशन ए और बी और प्लान ए एंड बी। तो जब अपन करेंगे तो जब अपन को और अच्छे समझ में यहाँ पे आएगा, है ना। देखिए, इंस्टॉल कैपेसिटी यानी इन्होंने बोल के रखी कितनी 4000 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल इनकी प्रोडक्शन एंड सेल्स है 75% यहाँ पे ऑफ द कैपेसिटी है। मतलब इंस्टॉल कर सकती है यहाँ पे 4000 यूनिट, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितना कर रही है यहाँ पे 75%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 4000 का 75% यहाँ पे 3000 यूनिट हो जाएगा। तो अपन को 3000, अपन को एक्चुअल प्रोडक्शन ही, अपन को इंस्टॉल कैपेसिटी से कुछ मतलब नहीं है, अपन को एक्चुअल प्रोडक्शन से मतलब है कि कितना अपना एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना 3000 यूनिट का है। सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट के लिए अपन को सिचुएशन दे के रखी है। सिचुएशन फर्स्ट में अपना कितना है, सिचुएशन फर्स्ट में अपनी 15,000 है और सिचुएशन सेकंड में अपना 20,000 है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिचुएशन फर्स्ट में अपन निकाल लेंगे अपना, फिर सिचुएशन सेकंड में निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। फिर अपन को प्लान ए और प्लान बी देख रखे, इनको अपन बाद में लेके आएंगे, है ना। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखिए ऐसा बनेगा, सिचुएशन वन से अपना मतलब सिचुएशन वन से अपना यहाँ पे प्लान ए बनेगा और इससे प्लान बी बनेगा और इससे भी अपना प्लान ही बनेगा
और इससे प्लान भी बनेगा, है ना। अभी अगर आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब अपन करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ समझ में आ जाएगा, सिर्फ देखते चलिए, है ना। तो इसमें अपन करते हैं एक पेज ऐड। देखिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा अपना, कौन सा है, सॉल्यूशन नंबर 8। देखिए सबसे पहले अपन को सेल्स दे के रखी है, कितनी, 3000 यूनिट है अपनी, और 30 पर यूनिट का है, तो कितना हो जाएगा ये 90,000। 90,000 और इंटू 30, तो 9 लाख हो जाएगा, 90,000 नहीं 9 लाख, है ना। फिर माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो 30,000 मतलब अपनी हो जाएंगे 3000 यूनिट इंटू 15 पर यूनिट का, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 15, तो ये हो जाएगा अपना इंटू 15। 1 मिनट, यहाँ पे आप 30,000 ले लिए है ना, यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना 90,000 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 45,000, तो माइनस कर देंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कितना आ जाएगा ये 45,000 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इससे अभी कुछ नहीं निकलेगा, है ना। देखिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट के लिए अपना क्या है, सिचुएशन 1 है और सिचुएशन अपना 2 है। तो सिचुएशन अपनी फर्स्ट हो गई, इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना 45,000 माइनस फिक्स कॉस्ट, तो सिचुएशन 1 में कितनी थी अपनी फिक्स कॉस्ट 15,000, माइनस कर देंगे तो हो जाएगी अपनी EBIT, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30,000। अब सिचुएशन बी में भी निकाल लेंगे ऐसे ही, सिचुएशन बी या फिर सिचुएशन सेकंड, तो कंट्रीब्यूशन कितना था, कंट्रीब्यूशन तो सेम है अपना, कितना 45,000, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो सिचुएशन सेकंड में अपनी फिक्स कॉस्ट थी अपनी 20,000, तो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा EBIT, ये हो जाएगा अपना 25,000। अब देखिए, अब सिचुएशन ए है और सिचुएशन बी है, तो सिचुएशन बी का मतलब सिचुएशन जो फर्स्ट है अपनी, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज अलग निकलेगा, और जो अपनी सिचुएशन सेकंड है उसका ऑपरेटिंग लेवरेज अलग निकलेगा, है ना, क्योंकि उनकी EBIT अलग अलग है, तो यही निकाल देना है अपन के ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन तो 45,000 है, इसका 30,000 निकाला अपन ने, तो कितना आ जाएगा 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, 45 डिवाइड बाय 30, तो 1.5, है ना। सेम इसका निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो वही कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है 45,000, लेकिन अपना EBIT चेंज हो गया, वो हो गया अपना 25,000, तो 45 डिवाइड बाय 25, तो कितना आ रहा 1.8, है ना। अब देखिए, सिचुएशन ए का EBIT अलग है और सिचुएशन सेकंड का, मतलब सिचुएशन फर्स्ट का सिचुएशन सेकंड का EBIT अलग अलग है। अब अपन को चलना पड़ेगा प्लान में। देखिए प्लान में क्या है, अपना डेप्ट अलग अलग दे के रखा है ना, तो इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो अपना सिचुएशन ए है, सिचुएशन ए से अपन EBIT एक बार लेंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट अलग अलग लेंगे। तो अपना सिचुएशन जो फर्स्ट है, सिचुएशन फर्स्ट का अपना मतलब उसमें 2 प्लान हो जाएंगे, ए और बी, और जो अपना यहाँ पे सिचुएशन सेकंड है उसमें भी ए और बी 2 यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे हो जाएगा अपना सिचुएशन फर्स्ट में प्लान ए प्लान बी। तो सबसे पहले अपन को क्या पता है, EBIT, क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन तक तो अपना सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, EBIT से चेंज। तो EBIT अपना कितना है 30,000, तो माइनस इंटरेस्ट, है ना, इसमें भी अपना 30,000 ही आएगा।
अब इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना। इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा 20% के हिसाब से, इसका हो जाएगा 2000, और इसका प्लान सेकंड का ये हो जाएगा 20% के हिसाब से 1000, है ना। तो जो प्लान ए है इसमें अपन 2000 ले लेंगे और इसमें 1000 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा इससे, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये हो जाएगा 28,000, ये हो जाएगा अपना 29,000, है ना। अब सेम ऐसे ही अपन इसमें कर लेंगे सिचुएशन सेकंड में, प्लान ए, प्लान बी, अब इसमें भी ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईवीआईटी इसका कितना, इसका अलग था ईवीआईटी, इसका था अपना ईवीआईटी 25,000, बाकी इसका भी 25,000, बाकी सब इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट केस में इंटरेस्ट 2000 था और इसमें 1000 था, तो इसका आ जाएगा अपना 23,000 और इसका आ जाएगा अपना 24,000। बस कुछ नहीं करना है, इसमें फाइनेंशियल लिवरेज निकल के आ जाएगा, तो फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू क्या होता है, ईवीआईटी अपॉन ईवीटी, तो इसका अलग निकल के आएगा, प्लान ए का कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 28,000, और इसका अलग आएगा 29,000, सॉरी 29 नहीं 30,000 है, क्योंकि ईवीआईटी तो सेम है, 30,000 डिवाइड बाई 29,000, ऐसा ही सेम इसका फाइनेंशियल लिवरेज इसका भी निकल के आ जाएगा, ईवीआईटी डिवाइड बाय ईवी, कैसे आ जाएगा 25,000 डिवाइड बाय 23,000, और ऐसे ही इसका आ जाएगा प्लान बी का 25,000 डिवाइड बाय 24,000, बस सॉल्व कर दीजिए, तो 30,000 डिवाइड बाय 28,000, तो इसका कितना आ जाएगा 1.07, दो तक ही रहने दीजिए, 30,000 डिवाइड बाय 29,000, इसका कितना आ रहा है 1.03, इसका 25,000 डिवाइड बाय 23,000, तो इसका आ रहा है 1.08 है, तो 9 कर देंगे राउंड ऑफ करके, और इसका 25,000 डिवाइड बाय 24,000, तो कितना है 1.04। बस कुछ नहीं करना है अपन को, सिर्फ कंबाइन लिवरेज और निकाल देना है ना। तो कंबाइन लिवरेज कैसे निकलेगा, या तो कंबाइन लिवरेज फॉर्मूले से निकाल दीजिए, या फिर डायरेक्ट क्या करिए ऑपरेटिंग और फाइनेंस का इनटू कर दीजिए, तो भी अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अपन डायरेक्ट ही निकाल ले रहे हैं, कैसा कंबाइन लिवरेज इक्वल टू क्या होता है, कंबाइन लिवरेज इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीटी, या फिर अपना ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू, सॉरी ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, तो अलग अलग निकलेगा, प्लान ए का अलग निकलेगा, प्लान बी का अलग निकलेगा, है ना। अब यहाँ पे याद रखना कि पूरा यहाँ पे प्लान ए ही चल रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे प्लान ए चल रहा है, इनका अलग प्लान चल रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहो यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं कि सिचुएशन अलग अलग चल रही है अपनी, ठीक है। ये सिचुएशन फर्स्ट है, सिचुएशन, ठीक है, ऐसा है अपना, है ना। अब क्लियर हो गया होगा। अब वही सेम यहाँ से आगे चलेगा अपना, ये प्लान ए चलेगा और इनका भी ऐसा चलेगा। तो अब क्या निकालना है अपन को, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया था अपना, ऑपरेटिंग लेवरेज आया था अपना 1.5, ये वाला 1.5, और इनटू करेंगे फाइनेंस लेवरेज, तो 1.07, तो 1.5 इंटू 1.07 निकालिए, 1.5 इंटू 1.07, तो कितना आ रहा है 1.605, दो तक भी लिख सकते हैं, ज्यादा राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं चाहते तो करना है तो कर भी सकते हैं। फिर इसका कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.03, ये भी आ जाएगा 1.5 इंटू 1.03, तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 1.03, तो ये आ जाएगा अपना 1.545, है ना। और यहाँ पे चल रहा था अपना
ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है। बाद में मैं एक बार और समझा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। इसका ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया था? इसका ऑपरेटिंग लेवरेज आया था अपना 1.8। इसका इंटू 1.8 का करेंगे इससे, फिर अपन करेंगे इसका इससे, ठीक है। तो 1.8 इंटू 1.09, 1.8 इंटू 1.09 तो कितना आ रहा? 1.962। और इसका 1.8 इंटू 1.04, 1.8 इंटू 1.04 कितना आ रहा है? 1.872, है ना। तो देखिए कुछ नहीं था, सबसे पहले क्या किया अपन ने, सिचुएशन यहाँ पे देख सकते हैं कि सिचुएशन ए से कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया अपन ने। फिक्स कॉस्ट अलग अलग थी, इसलिए सिचुएशन 1 और सिचुएशन यहाँ पे सेकंड यहाँ पे पड़ा था, है ना। इसकी फिक्स कॉस्ट 15,000 थी, इसकी 20,000, तो अलग अलग ईबीआईटी आ गए, है ना। अलग अलग ईबीआईटी आ गए तो अलग अलग अपना ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ गया। पहला पॉइंट ए वाला था, ये क्लियर है ना, ठीक है। अब फिर क्या था यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग अपना इंटरेस्ट भी आ गया था, मतलब इन्होंने प्लान ए में ए अलग दे दिया और इसका इंटरेस्ट अलग दे दिया। तो जो अपनी सिचुएशन ए थी ना, जो अपन ने सिचुएशन ए निकाली थी, सिचुएशन ए नहीं मतलब हाँ, जो अपनी सिचुएशन ए निकाली थी, इस सिचुएशन में अपने दो प्लान डेवलप हो गए, इसका इंटरेस्ट अलग इसका इंटरेस्ट अलग, तो इससे अपना क्या आ गया, अलग ईबीटी आ गया, तो अपना अलग फाइनेंशियल लेवरेज आ गया, है ना। तो ऑपरेटिंग लेवरेज सेम वाला यूज करेंगे और इनका जो अपना फाइनेंशियल लेवरेज है ये वाला यूज कर लेंगे, इनका अलग अलग। तो कुछ नहीं करेंगे, इनटू कर देंगे डायरेक्ट, है ना। इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज और मतलब इसका और इसका ए वाले, और इसका और इसका ए वाले, है ना, सिंपल। ऐसे ही जो अपना सिचुएशन सेकंड है, इसमें ही प्लान ए प्लान बी हो जाएगा। तो इसका अपन ने ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला और इन दोनों के अलग अलग अपन ने फाइनेंशियल लेवरेज निकाल दिए वाले। तो इसका ऑपरेटिंग लेवरेज और इसका फाइनेंशियल लेवरेज, तो अपना यहाँ पे एक अपना क्या आ गया, कंबाइन लेवरेज आ गया, और इसका अपना ये सेम है और ये अलग है ना, तो ये अपना ये आ गया। बस अगर आपको लिखना है बहुत मतलब ऐसा कि कंसाइज वे में हो जाए तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसा लिख सकते हैं अपना, ये हो गया मेरी सिचुएशन फर्स्ट और ये अपना सिचुएशन सेकंड। तो इन दोनों का अलग अलग है, क्या है, इसका अलग है और इसका अलग है। इसका फाइनेंशियल लेवरेज, इसका कंबाइंड लेवरेज, इसका फाइनेंशियल लेवरेज, इसका कंबाइंड लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज कितना आया था सिचुएशन फर्स्ट का, इसके दो फाइनेंशियल लेवरेज आए थे, है ना। कौन कौन से, 1.07 और इसके आए थे 1.03। और कंबाइंड लेवरेज इसके भी दो आए थे, तो 1.605, 1.545, ऐसे इसके भी दो आए थे, 1.09 और इसका 1.04, इसके भी दो आए थे, 1.962 और 1.872, है ना। कुछ नहीं है, बस एक दो बार करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सिंपल लगेगा, है ना। इसमें कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। वो तो हो सकता है कि आपको मतलब मैं करवा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे हो, लेकिन बाकी करेंगे ना तो एक दो बार में ही बिल्कुल से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपको नोट करना हो तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज अलग अलग आया था, फिर सिचुएशन ए में अपना फाइनेंशियल लेवरेज अलग अलग आया था, फिर इन्हीं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज का यूज करके अपन ने यहाँ पे कंबाइंड लेवरेज निकाल लिया, ठीक है। मैच करना है, एक बार मैच भी कर लें क्या, देखिए। ये है अपना, एक बार यहाँ पे लिख ले रहे हैं कंबाइंड लेवरेज। अच्छा इन्होंने ऐसे ही निकाल दी, है ना। ये पहले निकाला इन्होंने सिचुएशन 1 का और फिर सिचुएशन सेकंड का। तो यहाँ पर अपन लिख लें क्या, देखिए ए आ रहे थे 1.07 आ रहा था अपना इसका, और 1.034 इसका, 1.09 और 1.04, फिर 1.61, 1.96 और फिर इसका 1.55, 1.872। कल लिख लेते हैं अपन, वहीं जाके मैच भी कर लेंगे। एक कंबाइंड लेवरेज है अपने, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1.61, ए का 1.55,
और सिचुएशन ए अपनी सिचुएशन फर्स्ट, ए अपनी सिचुएशन सेकंड, तो कंबाइंड एवरेज इसका कितना है, तो 1.96, इसका 1.872। यहाँ पे कर दे रहे हैं अपन पेस्ट। देखिए सिचुएशन 1 का कितना आ रहा था, सिचुएशन 1 का ए का 1.61, तो अपना 1.61 है ना, राउंड ऑफ कर देंगे यहाँ पे, तो अपना कितना 1.5 का यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1.61 1.55, यार बी का 1.5 राउंड ऑफ करके 5 हो जाएगा। फिर इसका 1.96, तो ये 1.96 1.87 है ना, बिल्कुल अपना एग्जैक्ट यहाँ पे। और अगर राउंड ऑफ करना है तो कर देना, नहीं तो अपना 3 डिजिट तक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर अब आपको यहाँ पे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बोल सकते हैं कि सेम एज अपना ऐसा मतलब क्वेश्चंस जो अपना चैप्टर नंबर 5 है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें भी देके रखा है ना, वैसा ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा जो भी अपने लिवरेजेस है वो भी अपन को यहाँ पे निकालने हैं, है ना। बाकी सेम कैसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर की जैसा है। स्टार्ट करें तो देखिए, The following particulars relating to Nabya Limited for the year ended 31st March is given। अपन लोग कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के रखी है, जिससे आउटपुट है अपना 1 लाख यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी, तो अपन को यहाँ पे आउटपुट दे के रखा है, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपीज दे के रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 दे के रखा है, फिक्स कॉस्ट अपन को 10 लाख रुपीज दे के रखी है, ठीक है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एज ऑन 31st मार्च इज एज फॉलोज, तो अपन को यहाँ पे इनका कैपिटल स्ट्रक्चर दे के रखा है ना। तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे के रखी है अपन को, 1 लाख शेयर है, 10 का ईच है, तो अपन को कितने के हैं टोटल, ये 10 लाख रुपीज के हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख दे के रखा है, 7% डिवेंचर भी दे के रखा है 10 लाख रुपीज का, करंट लायबिलिटी 5 लाख रुपीज दे के रखी है, तो ऐसा टोटल कितना बन जाता है यहाँ पे 30 लाख बन जाता है, ठीक है। आगे Nabya Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential। नब्बे लिमिटेड ने यहाँ पे क्या डिसाइड करा है कि वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सपांड कर रहे हैं, जिससे वो मार्केट के पोटेंशियल को यहाँ पे यूज कर पाए। दैट विल इन्वॉल्व ₹10 lakh। The company expects an increase in output by 50%, fixed cost will be increased by 5 lakh and variable cost per unit will be decreased by 10%। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो प्रोजेक्ट होगा वो कितने का होगा, यहाँ पे 10 लाख का होगा, और मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनके आउटपुट में इंक्रीज होगा वो 50% से यहाँ पे होगा, और फिक्स कॉस्ट भी अपनी बढ़ जाएगी 5 लाख से बढ़ जाएगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 10% से अपनी यहाँ पे कम हो जाएगी। The additional output can be sold at the existing selling price without any adverse impact on the market। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब जो अपनी सेलिंग प्राइस है ना, उस पर कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर आगे दी फॉलोइंग अल्टरनेटिव स्कीम फॉर फाइनेंसिंग दी प्रपोज्ड एक्सपांशन प्रोग्राम आर प्लान, तो अपन को यहाँ पे कुछ यहाँ पे अल्टरनेटिव स्कीम दे के रखी है कि जो भी अपन को ये 10 लाख रुपीज अपन को मंगाना है, कैसे मंगा सकते हैं, एंटायरली बाय इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार, या तो अपन क्या कर सकते हैं, पूरा 10 लाख रुपीज अपन इक्विटी शेयर इशू कर दे, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दे 10 का, तो वहां से मंगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या दे के रखा है, 5 lakh by issue of equity share of ₹10 each and balance by issue of 6% debenture of ₹100 each at par। दूसरा ऑप्शन क्या है, 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर मंगा ले और बची हुई 5 लाख अपन डिवेंचर से मंगा ले। और थर्ड ऑप्शन क्या देके रखा है, एंटायरली बाय 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at par, या तो सारा पैसा अपन जो 10 लाख रुपीज है वो डिवेंचर के थ्रू यहाँ पे मंगा सकते हैं। आगे find out which of the above mentioned alternative would you recommend for Nabya Limited with reference to the risk and return involved assuming a corporate tax of 40%। तो अपन को यहाँ पे बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव अपन रिकमेंड करेंगे किसको, नब्या लिमिटेड को, विथ रेफरेंस क्या लेना है, रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ पे एक बात अच्छे से यहाँ पे नोट भी कर लेना अगर चाहो तो, क्योंकि अगर हो सकता है मे बी अगर ए वाला क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है
अगर फिर से आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब यहाँ पे अपना जो भी लेवरेज है ना, अपना लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, उसका रिस्क का मतलब इन तीनों लेवरेज से है ना, और रिटर्न का मतलब यहाँ पे ईपीएस से है। नहीं तो क्या हो जाए, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए कि रिस्क और रिटर्न किस चीज की यहाँ पे बात कर रही, तो अपन को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो मैंने ये बात आपको यहाँ पे बता दी, है ना। कुछ नहीं करना है अपन को, इन मतलब तीनों केसों में अपन को ईपीएस निकाल के दे देना है, फिर ईपीएस निकल आएगा तो अपन इनके तीनों के लिवरेज यहाँ पे निकाल देंगे, बस इतना ही है ना। लेकिन अपन को कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है जो चेंज हो रही है ना। क्या कह रहे थे यहाँ पे कि जो यूनिट है, यूनिट कितने से इंक्रीज हो रही है, यूनिट अपनी 50% से इंक्रीज हो रही है, तो अपन वो कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपनी 1 लाख यूनिट थी, तो 50% से यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1.5 लाख अपनी यूनिट यहाँ पे हो जाएगी। फिर वेरिएबल कॉस्ट अपनी यहाँ पे 10% से यहाँ पे लेस हो रही थी, तो यहाँ पे ₹18 पर यूनिट हो जाएगी। और फिक्स कॉस्ट अपनी यहाँ पे 5 लाख से बढ़ रही थी, है ना, इंक्रीज बाय 5 लाख, तो यहाँ पे 15 लाख अपनी इन तीनों की उसमें हो जाएगी, है ना। बस इतना ही, इतनी चेंज अपन को याद रखने हैं, बाकी अपना बिल्कुल सिंपल है ना। करें, स्टार्ट करें। आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, 9। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे एक काम करते हैं, रेफरेंस के लिए अपना एग्जिस्टिंग केस भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो हो जाएगा अपना एग्जिस्टिंग वाला, ये हो जाएगा अपना अल्टरनेटिव फर्स्ट, फिर अल्टरनेटिव सेकंड, और लास्ट में अल्टरनेटिव, ये हो जाएगा अपना थर्ड, है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, आउटपुट लिख लेते हैं अपन। तो एग्जिस्टिंग के केस में अपनी 1 लाख यूनिट थी, इसमें अपना इन तीनों केसेस अपनी 50% से बढ़ गई थी, तो अपनी कितनी हो गई थी, 1.5 लाख यहाँ पे यूनिट हो गई थी। सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज नहीं है, तो सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस था अपना 40, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 40 रहने वाला है हर केस में। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 20 है। फिर इन्होंने बोला था जैसे अपन मतलब जो भी अपना प्रोजेक्ट है, अगर एक्सपांड कर रहे हैं, अगर मतलब अपना 10 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें जा रहे हैं, तो अपना वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगी। फिर फिक्स कॉस्ट अपनी यहाँ पे है 10 लाख, और ये अपनी 5 लाख से बढ़ेगी, तो यहाँ पे हो जाएगी अपनी 15 लाख, 15 लाख, और यहाँ पे भी 15 लाख। बाकी चीजें ठीक है, बाकी अपन को कुछ नहीं करना। बस एक चीज अपन को यहाँ पे निकालनी पड़ेगी कि जो इक्विटी शेयर रहेंगे ना, इक्विटी शेयर अभी कितने हैं अपने पास, अभी अपने पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, लेकिन इन तीनों केसेस में जैसे 10 लाख की और कैपिटल आई, तो यहाँ कुछ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ही बढ़ जाएंगे, यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो वो सिर्फ एक लास्ट का काम है, वो अपन लास्ट में देख लेंगे, है ना। अब इसको डिस्कस नहीं करते, अभी सिर्फ सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है अपना सेल्स। तो 1 लाख यूनिट है, सेल्स प्राइस कितना है अपना 40, तो अपना कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 40 लाख, और इसका कितना हो जाएगा 1,50,000 इंटू 40, तो हो जाएंगे यहाँ पे 60 लाख, है ना। तीनों केस में अपने 60 लाख यहाँ पे हो जाएंगे। फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 है इस केस में, तो यहाँ पे हो जाएंगे 20 लाख। यहाँ पे कितनी है अपनी, यहाँ पे 18 है, तो 1,50,000 इंटू 18, 27 लाख। तो ये अपने तीनों केस में सेम हो जाएंगे। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ए माइनस हो जाएगा। माइनस करिए, तो यहाँ पे बचेगा 20 लाख, और यहाँ पे बचेगा 33 लाख, तीनों केसेस में। अब इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का है मेन पॉइंट, ठीक है। इंटरेस्ट अपन को ध्यान से समझना है। देखिए, एक अपना रहेगा ओल्ड इंटरेस्ट, और एक रहेगा अपना न्यू वाला। तो ओल्ड तो सबके केस में आएगा, क्योंकि जो अपना पुराना चीजें चल रही थी ना, उसमें तो अपना जो भी डिवेंचर होंगे उसका अपन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो
जैसे ये अपन को कैपिटल स्ट्रक्चर दे के रखा था, तो इसमें अपन को क्या दे के रखा था, इंटरेस्ट भी, मतलब 7% डिवेंचर भी दे के रखा था। तो 10 लाख पे अपना 7% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है, तो ये तो अपना है ही, सब केसेस में रहेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब जो नया प्रोजेक्ट है, इसमें जिसमें अपना डिवेंचर रहेगा सिर्फ उसमें ही डिवेंचर आएगा, उसमें ही इंटरेस्ट आएगा, बाकी में नहीं आएगा। तो इस वाले केस में तो नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ अपन इक्विटी शेयर से पैसा मंगा रहे हैं, इसमें आएगा। सेकंड वाले में, क्योंकि अपन जो बैलेंस फंड है ना अपना, बैलेंस फंड मतलब कितना, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए अपन 6% डिवेंचर से मंगाए, तो 6% अपन को यहाँ पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 6%, तो ये 30,000 हो जाएगा, है ना। और इस केस में कितना हो जाएगा, पूरा अपन 6% डिवेंचर से मंगाए, तो 10 लाख इंटू 6%, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 60,000 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं आएगा, न्यू वाले में, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें 30,000 और इसमें 60,000, कुछ नहीं, माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले अपन ने फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं किया ना, तो अपन इसको पहले नीचे कर देंगे, है ना। अभी एक काम करिए, इसको अभी साइड में हटा दीजिए ना, भूल जाइए अभी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या माइनस होता है, फिक्स कॉस्ट माइनस होती है। तो फिक्स कॉस्ट क्या थी अपनी, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 10 लाख थी, बाकी सारी केसेस में अपनी 15 लाख थी। ये 10 लाख थी यहाँ पे, और यहाँ पे 15 लाख थी, 15 लाख, यहाँ पे 15 लाख, तो माइनस कर देंगे कंट्रीब्यूशन, इनसे माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, अपना यहाँ पे ईवीआईटी आ जाए, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 33 माइनस 15 तो 17, 18 बचेगा, 18 लाख, यहाँ पे भी 18 लाख, यहाँ पे भी 18 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन को माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो 10 लाख में से अपन क्या करेंगे, 70,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9,30,000। इसमें से माइनस करेंगे तो अपना 17,30,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 17 लाख ही बचेगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 18 लाख माइनस 70,000 माइनस 60,000, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 16,17,000। ठीक है, देखिए अब क्या करना है अपन को, यहाँ से अपन टैक्स माइनस कर देंगे, तो टैक्स का कितना परसेंट था, तो टैक्स था यहाँ पे 40%, है ना, तो ये 40% हो जाएगा, तो करिए, 9,30,000 इंटू 40%, तो कितना आ रहा है, 3,72,000, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस करिए, ये आ रहा है अपना 5,58,000, इसका करिए 17,30,000 इंटू 40%, तो 6,92,000, माइनस करिए तो कितना आ रहा है, 10,38,000, फिर 17 लाख का करिए इंटू 40%, तो आ रहा है 6,80,000, ये माइनस करिए तो आ रहा है 10,20,000, फिर 16,70,000 इंटू 40%, तो आ रहा है अपना 6,68,000, तो आ रहा है अपना 10,02,000। ठीक है, अब देखिए अपना कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, है ना, तो ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो 5,58,000, 10,38,000, 10,20,000, और यहाँ पे 10,02,000। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली अपन को क्या कर देना है, यहाँ से इक्विटी शेयर से अपन को क्या कर देना, डिवाइड, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट केस में अपने इक्विटी शेयर कितने थे, एग्जिस्टिंग वाले में वो थे अपने यहाँ पे
1,00,000 है ना। तो यहाँ पे डिवाइड कितने से हो जाएगा, 1,00,000 से। लेकिन जो अपना यहाँ पे अब अपन बात करते हैं जो भी अपने इक्विटी शेयर है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में ये सब मिटा दें यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या था, इस वाले केस में अपन ने मतलब जो भी अपना 10,00,000 रुपए मंगाने थे फर्स्ट केस में अपन ने पूरा इक्विटी शेयर से मंगाए थे। तो 10,00,000 था, 10 का 1 था, तो कितने और शेयर हो जाएंगे यहाँ पे, 1,00,000 शेयर और हो जाएंगे। तो 1,00,000 ये न्यू वाले और प्लस 1,00,000 पुराने वाले, तो यहाँ पे 2,00,000 हो जाएंगे। यहाँ पे अपन ने कितने मंगाए थे सेकंड केस में, 5,00,000, 5,00,000 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे 50,000 हो जाएंगे न्यू वाले, और ओल्ड वाले 1,00,000 थे, तो कितने हो जाएंगे, 1,50,000। और इस वाले केस में न्यू तो कुछ भी नहीं थे, है ना, क्योंकि सारा पैसा अपने डिवेंचर से मंगाया था, तो इसमें अपने 1,00,000 ही रहेंगे। तो डिवाइड बाय 2,00,000, यहाँ पे अपने 1,50,000 और यहाँ पे अपने 1,00,000, है ना। तो क्या आ जाएगा अपना, आ जाएगा अपना ईपीएस। डिवाइड कर दीजिए तो अपना सिर्फ सिंपली ईपीएस निकल के आ जाएगा, 5,58,000 डिवाइड बाय 1,00,000, तो 5.58 अपना आ रहा है। फिर 10,38,000 डिवाइड बाय 10,38,000 डिवाइड बाय 2,00,000, कितना आ रहा है, 5.19। फिर 10,20,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो यहाँ पे 6.8 आ रहा है अपना। और इसमें 10,02,000 डिवाइड बाय 1,00,000, तो 10.02 यहाँ पे आ रहा है। इसमें अपन ने क्या निकाल लिया, इसमें अपन ने ईपीएस निकाल लिया, है ना। कौन क्या निकालना है अब, लेवरेज कौन निकालना है ना, तो अपन लेवरेज भी निकाल लेंगे। देखिए वो निकालना है अब लेवरेज, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला रहता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो देखिए एग्जिस्टिंग वाले में अपना कंट्रीब्यूशन कितना था, इसमें अपना था कंट्रीब्यूशन 20,00,000 और अपना ईबीआईटी था 10,00,000, तो 20,00,000 डिवाइड बाय 10,00,000, 20,00,000 डिवाइड बाय 10,00,000, तो यहाँ पे कितना आ गया, आ गया 2। अब अल्टरनेटिव फर्स्ट में तो अपना कंट्रीब्यूशन था 33,00,000, ये 33,00,000 और ए अपना 18,00,000, तो 33 डिवाइड बाय 18, या फिर नीचे लिखते जाते हैं, ये आ रहा है अपना 2। इसमें कितना है, 33 डिवाइड बाय 18, 33 डिवाइड बाय 18, तो कितना आ रहा है अपना 1.83। अब इस वाले केस में इसमें भी 33 18 और इसमें भी मतलब सेम ही है ना, तो इसमें 1.83 और इसमें भी 1.83। तो अपन ने ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल ली। अब क्या निकालना है अपन को, फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकलता है, ईवीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो ईवीआईटी कितना था, इस वाले केस में 9,30,000 डिवाइड बाय ईवीआईटी, ईवीआईटी 10,00,000 और ईवीटी था 9,30,000, तो 10,00,000 डिवाइड बाय 9,30,000, तो 10,00,000 डिवाइड बाय 9,30,000, तो कितना आ रहा है 1.075। अब अल्टरनेटिव फर्स्ट में, तो अल्टरनेटिव फर्स्ट में 18,00,000 डिवाइड बाय 17,30,000, 18,00,000 डिवाइड बाय 17,30,000, तो 18,00,000 डिवाइड बाय 17,30,000, तो कितना आ रहा है 1.040। फिर अपना अब हो जाएगा अल्टरनेटिव सेकंड में, तो ईवीआईटी 18,00,000 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 17,00,000, तो 18,00,000 डिवाइड बाय 17,00,000,
तो 18 डिवाइड बाय 17 तो हो जाएगा अपना 1.058 राउंड ऑफ करके 9। फिर अल्टरनेटिव थर्ड, तो अल्टरनेटिव थर्ड में क्या है अपना EBIT 18 और जे अपना 16,70,000। 18,00,000 ये 16,70,000। तो 18,00,000 डिवाइड बाय 16,70,000 तो कितना आ रहा है 1.07 और 7 है तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब क्या निकालना है अपन को कंबाइन लेवरेज। तो कंबाइन लेवरेज दो तरीके से निकल सकता है, यहाँ पे निकल सकता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT करके निकल सकता है, या फिर दोनों का इनटू कर दें यहाँ पे। तो एक काम करते हैं ऐसे निकाल देते हैं ना फॉर्मूले से, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। बात तो एक ही है, दोनों में सेम ही आएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपन को यहीं से पता चल जाएगा कितना था 20 था इस केस में, इसमें 33, इसमें भी 33 और इसमें भी 33। अब EBT तो 9,30,000 20 लाख लिख लेना है और यहाँ पे 17,30,000 लाख है, यहाँ पे 17 लाख और यहाँ पे 16,70,000। बस सॉल्व कर देना तो अपना यहाँ पे आ जाएगा। करिए सॉल्व। 20 लाख डिवाइड बाय 9,30,000 तो कितना आ रहा है 2.150 या फिर बंद कर देना राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे 33 लाख डिवाइड बाय 17,30,000 तो कितना आ रहा है 1.908। यहाँ पे 33 लाख डिवाइड बाय 17 लाख तो कितना आ रहा है 1.941। यहाँ पे 33 लाख डिवाइड बाय 16,70,000 तो 1.976 है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि सबका EPS निकाल लिया और अपन ने सबके यहाँ पे लिवरेज भी कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब अपन को बताना है कि बेस्ट यहाँ पे कौन सा है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें कि कौन सा बेस्ट है ना, तो देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज के बेस पे अगर करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सबके केस में क्या हो रहा है अपना ऑपरेटिंग लेवरेज सेम आ रहा है, तो इस बेस पे तो अपन बिल्कुल नहीं कर सकते है ना। और फाइनेंशियल लेवरेज के बेस पे करें अगर तो देखिए कौन सा बेस्ट है यहाँ पे जिसमें रिस्क सबसे कम है। तो रिस्क किसमें कम है, रिस्क अपना कम है किसमें अपना जो अपना अल्टरनेटिव है इसमें सबसे ज्यादा कम रिस्क है ना। और सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, सबसे ज्यादा रिस्क है अपना अल्टरनेटिव 3 में 1.078। ठीक है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे कम रिस्क किसमें है अपना कंबाइंड लेवरेज की अगर बेस पे करी जाए तो ये इसमें है ना 1.908। सबसे ज्यादा किसमें इसमें है। तो अगर जैसे रिस्क इसमें कम है ठीक है, लेकिन अगर रिस्क इसमें ज्यादा है तो अपना रिटर्न भी तो इसमें ज्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा अपन को रिटर्न इसमें ही मिल रहा है ना। तो बेस्ट कौन सा हुआ यहाँ पे, तो रिस्क इसमें कम है तो अपन को इसमें देख सकते हैं रिस्क कम है तो अपन को रिटर्न भी इसमें सबसे कम मिल रहा है ना। इसमें रिस्क सबसे ज्यादा है तो अपन को रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिल रहा है ना। अगर अपन रिस्क ज्यादा लेंगे तो अपन को रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। रिस्क ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें इस वाले केस में सबसे ज्यादा क्या है अपनी सबसे ज्यादा अपन ने यहाँ पे जो डेप्ट है इस वाली मतलब थर्ड वाले अल्टरनेटिव में ही सबसे ज्यादा डेप्ट है, तो रिस्क भी इसमें ही ज्यादा होगा तो अपन को रिटर्न भी इसमें ही ज्यादा मिलेगा है ना। एक बार देख भी लेते हैं अपन। देखिए देखिए इसमें लोएस्ट है अपना रिस्क लोएस्ट है, तो देखिए रिटर्न अपना हाईएस्ट है। इसमें रिटर्न लोएस्ट है और इसमें भी हाईएस्ट है ना। और इसमें लोअर देन थर्ड ऑप्शन है, इसमें भी लोअर देन थर्ड ऑप्शन है, मतलब इससे कम है ना। यहाँ पे देख भी सकते हैं यही लिखा है। From the above figure, we can see that the operating leverage is the same in the all alternatives, though financial leverage differ। यही बोल रहे हैं कि मतलब जो अपना ऑपरेटिंग लेवरेज है वो अपना सेम है और जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो डिफर कर रहा है। अल्टरनेटिव थर्ड इज यूजेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेब्ट एंड रिजल्ट इनटू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा अपना डेब्ट है इसलिए इसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पे हाईएस्ट
आ रहा है ना, followed by alternative second. Accordingly, risk of the company will be maximum in these option corresponding to the scheme. However, maximum EPS 10.02 per share will be also in option 3. कह रहा है कि यहाँ पे रिस्क क्या है, यहाँ पे रिस्क मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न भी अपना सबसे ज्यादा आ रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया. सो इफ नब्बे लिमिटेड इज रेडी टू टेक हाई रिस्क, हाई डिग्री ऑफ रिस्क, देन अल्टरनेटिव थर्ड इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड. क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे नब्बे लिमिटेड अगर हाई रिस्क ले सकती है, ठीक है, तो उसको हम रिकमेंड करेंगे कि अल्टरनेटिव थर्ड के साथ ही जाए, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, उनका ज्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा. इन केस ऑफ ऑप्टिंग फॉर लेस रिस्क, अगर वो लेस रिस्क लेना चाहती है तो अल्टरनेटिव सेकेंड is the best, मतलब next best option with a reduced EPS of 6.08 per share. In case of alternative first, EPS is even lower than existing option. मतलब कह रहे हैं कि जो अपना फर्स्ट वाला केस है उसमें जो अपना एग्जिस्टिंग है उससे भी कम अपना EPS आ रहा है, hence not recommended. मतलब ए वाला केस तो किसी भी केस में रिकमेंड अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना. सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करना. वैसे ही सिंपल ही ज्यादा, इसमें मतलब एक आध बार ही प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, है ना. नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, लीजिए लीजिए नोट कर लीजिए जल्दी, वेट कर रहा हूँ. ठीक है, आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए, करें स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 10. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मान के चलिए मतलब कि इस वाले चैप्टर का वन ऑफ दी बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मान सकते हैं. ये टफ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी समझने लायक है कि अपन को समझना पड़ेगा, है ना. इस वाले में आपको करने से पहले ही बता दे रहा है, इस वाले क्वेश्चन में अपन को हो सकता है आप लोग को मतलब बहुत से बच्चों को इसमें डाउट आए, है ना. इसलिए एंड तक देखना. मैं मतलब जब तक अगर आपने इस क्वेश्चन की वीडियो को पूरा देख लिया, अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया, तो ये मान के चलिए आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, है ना. क्योंकि मतलब फ्रेम ही ऐसा करा है आईसीआई ने कि मतलब डाउट मतलब नॉर्मल ही है. ठीक है, स्टार्ट करें. तो देखिए, The following details of the company for the year ended 31st March are given below. अपन कुछ यहाँ पे डिटेल दे के रखी है, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज दे के रखा है, कंबाइंड लेवरेज दे के रखा है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट अपन को 3.4 लाख दे के रखा है, सेल्स दे के रखी है, डिवेंचर्स दे के रखा है ना. 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो अपन को 30 मतलब यहाँ पे 30.25 लाख के यहाँ पे डिवेंचर दे के रखे, इक्विटी शेयर दे के रखे अपन को 34 लाख रुपए के. इनकम टैक्स 30%. कैलकुलेट क्या करना है, फाइनेंशियल लेवरेज, पीवी रेशियो और इसके साथ ईपीएस. और थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज असेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव अ हाई और लो असेट टर्नओवर. तो उन्होंने बता दिया गया है कि जो इंडस्ट्री का है मतलब 1.5 है, जो इनका टर्नओवर रेशियो है, मतलब असेट टर्नओवर रेशियो अपन को निकाल के बताने के मतलब हाई है कि लो है ना. फिर फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0. तो अपन को ये सब चीजें यहाँ पे बतानी है ना. स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं. तो हो जाएगा अपना सॉल्यूशन नंबर 10. तो अपन को ईपीएस निकाला मतलब मतलब अल्टीमेटली अपन को क्या निकालना है, ईपीएस यहाँ पे निकाल नहीं है, तो अपन अपन पूरा इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बना लेते हैं ना. देखिए, एक मिनट. देखिए, सेल्स है, सबसे पहले सेल्स आता है, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो क्या आता है अपना ईबीआईटी. इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स,
और कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो वो माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो अपना यहाँ पे ईपीएस निकल के आ जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। सेल्स दे के रखी है 50 लाख, और क्या दे के रखा है, फिक्स कॉस्ट उनको 3.4 लाख रुपीज यहाँ पे दे के रखी है। ये 50 लाख और फिक्स कॉस्ट दे के रखी है अपन को 3,40,000, और क्या दे के रखा है, वैसे अपन यहाँ पे इंटरेस्ट भी मान सकते हैं कि इंटरेस्ट भी यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है। कितना आ जाएगा 30 लाख। वैसे एक एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ने डायरेक्ट नहीं दे के रखा तो अभी अपन नहीं लिखते हैं ना। और इक्विटी शेयर मान सकते हैं कि अपना यहाँ पे कितना होना चाहिए इक्विटी शेयर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रुपीज भी नहीं लगा के रखा है। तो आई थिंक यहाँ पे शायद रुपीज में ही होगा, क्या मान है, हम इसको रुपीज लगा देते तो ठीक है। अपन मान के चलते हैं यहाँ पे 34 लाख ही है ना अपने इक्विटी शेयर, यहाँ पे 3,40,000 मान के चलते हैं, 3,40,000 इक्विटी शेयर अपने पास है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है उसके हिसाब से अपन को क्या निकालना पड़ेगा, और इन्फॉर्मेशन अपन को निकालनी पड़ेगी। फाइनेंशियल लेवरेज तो किससे निकल जाएगा, ऑपरेटिंग और कंबाइंड लेवरेज है तो इसके फॉर्मूले से अपना फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपना कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज कितना देके रखा है 2.5:1, तो 2.5 ही, और इसका 2:1 तो 2 है ना। 2.5 इसका 2 इंटू फाइनेंशियल लेवरेज, तो फाइनेंशियल लेवरेज कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 1.25 फाइनेंशियल लेवरेज निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखिए अपना फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पे निकल के आ गया। अपन को क्या निकालना है, अब देखिए एक तो अपने पास यहाँ फिक्स कॉस्ट देके रखा है, और अपन मान के चल सकते हैं इसका इंटरेस्ट भी देके रखा है 30,25,000 इंटू 8%, तो कितना हो जाएगा 2,42,000 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज से अपन क्या कर सकते हैं, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। लेकिन ईवीआईटी कैसे निकलता है, यहाँ छोड़िए, यहाँ बताते हैं, नीचे और अच्छे समझ में आए। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, ईवीआईटी कैसे आता है, ईवीआईटी आता है अपना, जो ईवीआईटी आया क्या कैसे आया, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, है ना। तो फिक्स कॉस्ट की अपन को वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो अपन फिक्स कॉस्ट की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज पता है तो ऐसे अपन यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है अपने पास में कि जो अपना फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईवीआईटी अपॉन ईवीटी। लेकिन ईवीटी कैसे निकलता है, ईवीटी निकलता है अपना ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, जब जाके ईवीटी निकलता है तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू ईवीआईटी अपॉन ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी अपन ने यहाँ पे ऊपर निकाली 2,42,000, फाइनेंशियल लेवरेज अपन ने निकाल दिया, तो यहाँ से अपन ईवीआईटी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो या तो ऑपरेटिंग लेवरेज से निकाल लें या फिर फाइनेंशियल लेवरेज से निकाल लें, है ना, दोनों सही सही है। ऐसा मत सोचना कि मतलब आंसर में तो ऑपरेटिंग लेवरेज से निकाल दिया फिर फाइनेंशियल लेवरेज से निकाल दिया, अगर अपन चाहते तो ऑपरेटिंग लेवरेज से भी निकाल सकते थे, फाइनेंशियल, मतलब डाउट क्रिएट मत करना, है ना, दोनों से, जिससे भी अगर ऑपरेट इस वाले फॉर्मूले से भी करोगे तो भी सही होगा, इस वाले फॉर्मूले से करोगे तो भी सही होगा। लेकिन सर इनका आंसर तो अलग अलग आ रहा है, हाँ आंसर इनका डिफर करेगा, है ना। अगर इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो अलग आंसर आएगा, इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो यहाँ पे अलग आंसर आएगा। आई से आई ने आंसर में अपन को यहाँ पे
डिस्क्लेमर दे के रखा है कि मतलब उन्होंने निकाला इस वाले फॉर्मूले से, है ना, और नीचे डिस्क्लेमर दे के रखा है कि अगर आप इस वाले फॉर्मूले से अगर निकाल के आते हो आंसर तो अपना आंसर डिफर करेगा, है ना। इसलिए अपन को यहाँ पे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जिससे भी बन रहा है उससे अपन कर दें, है ना। टेंशन मत लीजिए, मैं दोनों से ही करा दे रहा हूँ अभी, है ना। तो दूसरा पॉइंट अपना निकालना है अपन को, क्या दूसरे पॉइंट में निकालना है अपन को पीवी रेशियो, तो वो तो अपन निकाल ही लेंगे। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू क्या होता है, अपना कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का सेम रहेगा कंट्रीब्यूशन, लेकिन EBIT कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन ऑन फिक्स कॉस्ट। अब मेरे हिसाब से मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ सर, आप इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि मतलब आंसर में ही दिया है, नहीं मैं इसलिए नहीं कर रहा, ये वाला आंसर के ही करना चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट अपन को डायरेक्ट दे के रखी है, इंटरेस्ट अपन को डायरेक्ट नहीं दे के रखा है ना, हो सकता है कि इंटरेस्ट डिफर कर जाए, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि आईसीआई ने यहाँ पे जो इंटरेस्ट एक मेन तो रहता है, अदर इंटरेस्ट के साथ भी क्या करती है आईसीआई एक पॉइंट दे देती है, इसमें हिडन इंटरेस्ट रहता है ना। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट दे के रखी है तो आप ये वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगा के आए, है ना। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है अपना, ऑपरेटिंग लेवरेज अपना 2, कंट्रीब्यूशन तो अपन को पता करना है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट अपन को पता है कितनी है 3,40,000, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2C, यहाँ पे हो जाएगा 6,80,000, यहाँ पे C है तो 2C माइनस इस साइड C आ जाएगा और उस साइड अपना 6,80,000 जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ C और यहाँ पे बचेगा अपना 6,80,000, तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया 6,80,000, 6,80,000 ये अपना बैलेंस फिगर आ जाएगा फिर। तो 50 लाख माइनस 6,80,000 तो कितना आ गया अपना 43,20,000, है ना। अगर आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट भी दे सकते हो, है ना। एक काम करो, इसके लिए अपन वर्किंग नोट ही नाम दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड केस में अपन को क्या निकालना है, अपन को पीवी रेशियो निकालना है, इसको अपन नाम दे दे अपना वर्किंग नोट नंबर 1। अब पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो निकलता है अपना कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन कितना है अपना, कंट्रीब्यूशन अपना आया 6,80,000, 6,80,000 डिवाइड बाई हो जाएगा अपना 50 लाख, करिए डिवाइड, तो 6,80,000 डिवाइड बाई 50 लाख तो कितना आ रहा अपना इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा 13.60%, है ना। साथ में क्या निकालना था अपन को, साथ में निकालना था अपन को ईपीएस, तो ईपीएस निकालेंगे, तो ईपीएस कैसे निकलता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय ईपी सॉरी नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, लेकिन वो तो तब निकलेगा जब अपन यहाँ तक पहुंचेंगे, है ना। ईबीआईटी पहले निकाल लेते हैं, 6,80,000 माइनस 3,40,000 तो अपना क्या आ जाएगा 3,40,000 ये भी आ जाएगा। अब इंटरेस्ट, तो देखो यहाँ पे दो चीज है कि दो तरीके से अपन इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज से यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू क्या होता है अपना, होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, है ना। तो फाइनेंशियल लेवरेज अपन को पता है, फाइनेंशियल लेवरेज अपन ने निकाला था यहाँ पे 1.25 यहाँ पे आ रहा है ना, और ईबीआईटी भी अपन को पता है, ईबीआईटी अपन ने कितना निकाला, ईबीआईटी अपन ने निकाला 3,40,000, तो इससे अपना ईबीटी निकल के आ सकता है ना। तो ईबीटी आ जाएगा अपना 3,40,000, 3,40,000 डिवाइड बाय 1.25, तो यहाँ पे आ रहा 2,72,000, तो ऐसा अपना इंटरेस्ट यहाँ पे बैलेंस फिगर निकल सकता था, है ना। मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि
इसलिए था बोल रहा हूँ क्योंकि आईसीआई ने ऐसा नहीं किया। आईसीआई ने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे जो भी डिवेंचर दे के रखे है ना, उससे ही उन्होंने क्या इंटरेस्ट वही वाला मान लिया और उससे आंसर सॉल्व कर दिया ना। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए था, जो इससे जो अपना मतलब इससे जो ईवीटी निकल रहा है 2,72,000, मतलब अगर अपन यहाँ पे 2,72,000 लिखते अगर अपन, तो जो बैलेंस फिगर आता वो वाला इंटरेस्ट और जो अपना डिवेंचर वाला इंटरेस्ट है वो मैच होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये गलती है ना। तो मैंने सब आपको बता दिया कि बाद में आप कंफ्यूज नहीं हुए ना, तो अपन को ऐसा नहीं करना है ना, ये वाली चीज आप यहाँ पे नहीं करके आना। ठीक है, अपन को क्या करना है, डायरेक्ट अपन को जो भी यहाँ पे अपना डिवेंचर था, डिवेंचर कौन सा वाला, ये वाला 30,25,000 पे 8%, वही वाला आप करके आना। 30,25,000 इंटू 8% है ना, तो ये वाला करके आना। 30,25,000 इंटू 8%, 2,42,000। 3,40,000 माइनस 2,42,000, तो अपना यहाँ पे हो जाएगा 98,000। तो आप कहेंगे सर आप फालतू मतलब होशियार क्यों बनना है, मतलब क्या तीरंदाजी है, क्यों निकालना है इससे, मतलब उस वाले फॉर्मूला जो अभी आपने बताया ना फाइनेंशियल लिबर्टी, उससे क्यों निकालना है अपन को ईबीटी। क्योंकि बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई कई केस अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, तो अपन ईबीटी वहां से निकालते हैं ना। तो इस वाले केस में लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इन्होंने डायरेक्ट है अपना जो डिवेंचर इंटरेस्ट निकाला और सॉल्व कर दी। लेकिन कई कई मतलब जो एमटीपी वगैरह में क्वेश्चंस दे के रखे हैं, उसमें क्या हुआ, ईबीटी फाइनेंशियल लेवरेज से ही निकालते हैं, जो अपना बैलेंस वगैरह रहता है उसको इंटरेस्ट लेते हैं ना, लेकिन वहां पे ये चीज काम नहीं कर रही, तो अपन को ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। टैक्स रेट अपना 30%, 30% ये अपन यहाँ पे लगा देंगे, तो 98,000 इंटू 30%, तो कितना आ रहा है अपना 29,400। अच्छा, 600 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो भी 68,600 अपना यहाँ पे हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाय 3,40,000, तो कितना आ जाएगा 0.201 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेना आप, रुपीस लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ईपीएस भी अपना निकल के आ गया, कैसे निकल के आया, अपन ने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाला 68,600 डिवाइड बाय ये हो जाएंगे अपने 3,40,000 है ना, तो अपना 0.20 यहाँ पे ईपीएस निकल के आ गया है ना। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर कंपनी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसका असेट टर्नओवर रेशियो 1.5 आता है, तो अपना कितना आ रहा है, और वो हाई है या फिर लो है। तो असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वो अपन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए ये अपना तीसरा पॉइंट, असेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला रहता है अपना टर्नओवर अपॉन टोटल असेट। तो सर टोटल असेट तो देखे नहीं रखी, कैसे आएगा, तो देखिए टर्नओवर तो पता है ना 50 लाख है। अब टोटल एसेट नहीं दे के रखी, लेकिन अपन को क्या दो चीजें दे के रखी हैं, डिवेंचर और इक्विटी शेयर कैपिटल अपन को दे के रखी है। तो अपन यहाँ पे ऐसा ही क्या एज्यूम करेंगे कि जो अपना टोटल असेट होता है इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी के नाम पे सिर्फ दो चीजें दे के रखी है ना, तो अपन टोटल लाइबिलिटी मान लेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 64,25,000 है ना, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, तो अपन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे होता है, तो 64,25,000 अपना यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर, तो 50 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल अपने यहाँ पे थी कितनी 34 लाख, प्लस यहाँ पे 30 लाख, 25,000, तो 50 लाख डिवाइड बाय यहाँ पे 64,25,000 डिवाइड कर दीजिए, 50 डिवाइड बाय 64.25, तो यहाँ पे आ रहा है अपना 0.778 है ना, ये अपना यहाँ पे असेट टर्नओवर रेशियो, तो इतने टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। तो ज्यादा है कम है, तो ऑब्वियसली ये अपना यहाँ पे क्या है, कम है ना।
तो जो भी अपना असेट टर्नओवर रेशियो है इंडस्ट्री के हिसाब से उनका 1.5 था, अपना 0.0778 है ना। तो अपन मतलब अपना यहाँ पे असेट टर्नओवर रेशियो उनसे अपना कम आ रहा है ना, मतलब अपने पास आइडियल असेट टर्नओवर रेशियो नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईवीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। तो इसको भी अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं ना, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको कि दो तरीके से कैसे निकलता है। टेंशन नहीं लीजिए भाई, ये आपका सब बता के जाएगा। देखिए, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज कि देखिए, एक बात तो क्लियर है यहाँ पे ये वाली, कि अगर ईवीटी अगर अपना 0 आता है तो अपना ईपीएस भी 0 आएगा। एक बात क्लियर है ना, कि अगर ईवीटी अपना क्या आ रहा है, ईवीटी अगर अपना 0 यहाँ पे आ रहा है तो ईपीएस भी 0 आएगा। तो अपन को क्या बताना है कि किस लेवल ऑफ सेल्स पर अपना ईवीटी 0 होता है। ईवीटी 0 मतलब अपना ईपीएस भी 0, तो उसमें अपना कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, अपन लगता है कंबाइंड लेवरेज वाला। तो वो हो जाएगा अपना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो कंबाइंड लेवरेज कितना आ रहा था अपना 2.5, 2.5। तो अपना कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, 100% से यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स यहाँ पे कितना आ रहा है, परसेंटेज 100% डिवाइड बाय 2.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40% चेंज हो जाएगा इन सेल्स। मतलब अगर अपन सेल्स में 40% से चेंज कर दें अगर, तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईवीटी अपना 0 आ जाएगा, है ना। इसमें एक चीज पेंडिंग है, अभी एक चीज मैं अपने और बताऊंगा, है ना, इसलिए इसको याद रखना। अब इसका सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, सेकंड अल्टरनेटिव कैसे आएगा इसका, देखिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अल्टरनेटिव देखिए, एक कॉपी कर ले रहे हैं अभी कुछ देर के लिए। है ना, आईसीआई ने इसको क्या फॉर्मूले के मतलब फॉर्मूले से करा है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, है ना। अब हर चीज का ऐसा तो किसी भी चीज का फॉर्मूला अपन बना सकते हैं ना, लेकिन अपन को नहीं बनाना, अपन डायरेक्ट सीखें कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ शायद, कॉपी कर लें इसको। हो गया कॉपी। देखिए, इसको भी मिटा देना, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि मतलब किस पॉइंट पर ईबीटी में, किस पॉइंट पर अपनी सेल्स कितना है, मतलब किस लेवल ऑफ सेल्स पर अपना ईबीटी कितनी हो जाएगी, 0 यहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे ईबीटी अपन कितना रख लेंगे, यहाँ पे 0 रख लेंगे। अगर ईबीटी 0 आई तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट तो अपना सेम रहेगा, 2,42,000। तो लेकिन अपना 0 कब आ रहा है ईवीटी, मतलब ईवीआईटी अपना 2,42,000 होगा, तभी तो अपना उतना इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो अपना क्या ईवीटी यहाँ पे 0 आ जाएगा, इंटरेस्ट तो वही रहेगा सेम। मतलब यहाँ पे ईवीआईटी भी अपना 2,42,000 यहाँ पे होगा जब तो अपना ईवीटी 0 आया, है ना। तो अगर इन दोनों को अगर देखिए, अगर ऊपर से नीचे आते तो माइनस आता है, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2,42,000 दस 2,42,000 तो कितना आ रहा है, 4,84,000 फिक्स को। ठीक है, अब इसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो माइनस होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2,42,000 प्लस 4,84,000 कितना आ रहा है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने, देख लें एक बार। 4,84,000
ठीक है, 7,26,000। अब अपन को पीवी रेशियो पता था कितना था, इसका अपन को पता था 13.60% है। अगर अपन इसको डिवाइड इससे कर दें तो अपना सेल्स निकल के आ जाएगी 7,26,000 डिवाइड बाय 13.60%, 53,000। एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ तो अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। 2,42,000 प्लस 2,42,000। एक मिनट, यहाँ पे ए वाली गलती हो गई, मैं वही कह रहा था, कुछ तो गलती हो गई है। एक मिनट देखना, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो अपनी सेम रहेगी है ना, मैंने फिक्स कॉस्ट भी इसको डबल कर दिया था है ना। ये देखिए, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो अपनी 3,40,000 ही रहेगी, जैसे इंटरेस्ट रहा ना अपना सेम, इंटरेस्ट रहा अपना सेम 2,42,000, वैसे कॉस्ट भी रहेगी सेम। ए जीरो आया, ए जीरो कैसे आएगा, इंटरेस्ट वही है, तो मतलब अपना ईबीआईटी भी 2,42,000 होगी, जब जाके अपना ईबीटी कितना है, जीरो आया। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। तो अब इन दोनों को अगर अभी अपन ऊपर से नीचे आने पे माइनस हुए थे ना, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2,42,000 प्लस 3,40,000, तो कितना हो जाएगा ये, 5,42,000। अपन को पता है पीवी रेशियो 13.60 मतलब 13.60% है अपना। तो 5,42,000 डिवाइड बाय 13.60%, तो कितनी आ रही है अपनी, ये आ रही है अपनी 42,79,412। ठीक है ना, ये अपना बैलेंस फिगर आ जाएगा। अगर निकालना है तो नहीं निकालना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन को सिर्फ यही कैलकुलेट यहाँ पे करनी थी, है ना। एक बार और बता दूं क्या मैं, चलिए एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए, अपन को क्या निकालना है, किस लेवल ऑफ सेल्स में अपना ईबीटी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो है। इंटरेस्ट अपन को पता है 2,42,000 रुपए, ये तो रहेगा ही रहेगा है ना। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा है ना। तो अपना ईबीटी कब जीरो आएगा, जब ईबीटी इज इक्वल टू होगा इंटरेस्ट के, जब भी तो उसमें से वो वाला अमाउंट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये भी अपना 2,42,000 होगा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अपना सेम पता ही है अपन को 3,40,000। अब नीचे से ऊपर जाने तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने प्लस, तो 2,42,000 प्लस 3,40,000 तो हो जाएगा अपना 5,82,000। बैलेंस वगैरह भी लिख सकते हैं अपन नीचे से ऊपर जाने पर। अब अपन को पता था कैसे कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, सेल्स, या फिर अपन लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन अपना 5,82,000 है, सेल्स अपन को पता नहीं है, पीवी रेशियो पता है 13.60% यहाँ पे है। तो कुछ नहीं करना, 5,42,000 सॉरी 5,82,000 डिवाइड बाय 13.60%, यही मैं बता रहा था। तो सेल्स अपनी यहाँ से आ जाएगी, सेल्स कितनी आ जाएगी, 5,82,000 डिवाइड बाय 13.60%, तो 42,79,412, वही सेल्स आ जाएगी, 42,79,412, ये बैलेंसिंग फिगर। लेकिन एक काम करना, जब आप क्या करें, जब आप एग्जाम में करके आए तो नीचे से ऊपर करके आना है ना, मतलब पहले ईबीआईटी करना, फिर उसमें इंटरेस्ट प्लस करना तो ईबीआईटी आ जाएगा, उसमें फिक्स कॉस्ट प्लस करना तो अपना ये यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना तो अपना सेल्स निकल के आ जाएगा, और ऐसे निकाल के आ जाना है ना। तो दो अल्टरनेटिव है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ऐसा निकाल के आ सकते हैं, है ना, दोनों सही है। लेकिन मुझे ए वाला क्यों नहीं लग रहा सही, ए वाला क्यों नहीं लग रहा सही, क्योंकि आप एक बार अगर आप इसमें रिडक्शन करेंगे ना 40%, इसमें 40% रिडक्शन भी अगर आप करेंगे ना, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ईबीटी जीरो नहीं आ रहा है, इसमें इसलिए मुझे लग रहा है कि कंसेप्चुअल ए वाला जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है ना। बाकी आप किसी से भी करके आ सकते हैं, क्योंकि आईसाइन इससे भी करा है और इससे भी करा है ना। मेरे हिसाब से जे ज्यादा सही है, तो आप ए वाला करके आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एक बार और मैं इसको फिर से गो थ्रू करा दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन को कंबाइंड लेवरेज से अपन ने क्या निकालना, फाइनेंशियल लेवरेज से अपन को क्या निकालना था, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना था। तो अपन को कंबाइंड लेवरेज पता था, ऑपरेटिंग लेवरेज पता था, तो यहाँ से अपन ने फाइनेंशियल लेवरेज निकाल लिया। फिर अपन को पीवी रेशियो निकालना था, तो पीवी रेशियो अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अपन ने वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं अपन। ये वर्किंग नोट था कि अपन ऑपरेटिंग लेवरेज पता था, और अपन को यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी पता था, तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया।
फिर अपन ने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पुट कर दिया है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पुट करा तो वेरिएबल कॉस्ट अपना बैलेंस फिगर आ गई। फिर फिक्स कॉस्ट अपन को पता थी तो यहाँ से ईबीआईटी निकल के आ गया है ना। तो यहाँ से अपन ने पीवी रेशियो निकाल लिया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो अपना पीवी रेशियो निकल के आ गया। फिर इंटरेस्ट अपन को गिवन था तो अपन ने गिवन यहाँ पे लिख लिया वही वाला और सॉल्व कर दिया, तो अपना यहाँ से ईपीएस निकल के आ गया। फिर थर्ड पॉइंट एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर पता था, टोटल एसेट कैसे निकला जो भी अपन को, क्योंकि टोटल एसेट अपन को नहीं पता था डायरेक्टली, तो अपन ने मान लिया टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया अपना कम आया है ना। उनका 1.5 आ रहा था लेकिन अपना आइडियल से अपना कम है। फिर फोर्थ पॉइंट अपन को निकालना था, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 0। तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कब आप लगा सकते हैं वाले, जब आपको पता हो कि अगर ईबीटी 0 है तो मतलब ईपीएस भी 0 आएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अल्टरनेटिव क्या है, बेस्ट तरीका उल्टा कर दो यहीं से, तो डायरेक्ट तो भी अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि पीवी रेशियो अपन को यहाँ पे पुट करना है, तो अपनी यहाँ से सेल्स निकल के आ जाएगी, है ना। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट होता है, इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट बहुत अच्छे से बताए, है ना। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में अपन को टाइम लग गया, दिक्कत कुछ नहीं है, एक बार अच्छे से समझ ले, प्रैक्टिस कर लें 2-3 बार तो अच्छे से यहाँ पे हो जाता है ना। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। सॉल्यूशन है, फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ए इसका फोर्थ पॉइंट है, और ये 4 पॉइंट का अल्टरनेटिव ए है यहाँ पे, है ना। और वर्किंग नोट पहला ए रहा, ठीक है।